हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल टॉप गुरु में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2018 का 29 अगस्त का, ठीक है, 29 अगस्त 2018 का तीसरी शिफ्ट का पेपर। और दोस्तों पूरे 75 क्वेश्चन कराएंगे। और इसमें से जो कि आपके रहने वाले हैं, मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के रहेंगे और जीके के रहेंगे, ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट रहेंगे। और इसमें से दोस्तों कई क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, ठीक है, 8-9 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहेंगे, तो उनको कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी जो बुक वगैरह होगी करंट अफेयर्स की उसको करा देंगे, क्योंकि वो आ सकती है। बाकी कोई करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 2018 का एक पेपर है तो 17 तक का करंट अफेयर्स उसने पूछा था, 16-17 का, तो वो तो आना नहीं है कभी, ठीक है। और आएगा भी तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना पिछला हमें करंट अफेयर्स याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम करेंगे मैथ्स के, रीजनिंग के, और जो जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। और फ्रेंड्स बता दें कि ये आपकी जो पेपर रहने वाला है ना, तो वो दोस्तों जितनी भी आपकी अपकमिंग वैकेंसी हैं 2023 में, उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और अपकमिंग वैकेंसी सभी को पता ही होगा, एएलपी हो गई, आपकी जेई हो गई और आपकी आरपीएफ हो गई, ठीक है। ये सारी अपकमिंग वैकेंसियाँ रेलवे में, कभी भी इनका फ्रेंड्स नोटिफिकेशन आ सकता है। और सभी लोगों को ज्ञात ही होगा कि जो एएलपी और जेई की वैकेंसियाँ जो आ चुकी हैं, जनरल डिपार्टमेंट ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम की, ठीक है, जीडीसी, जीडीसीई की, ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जाम, जीडीसी की आपकी वैकेंसियाँ आ चुकी हैं। तो जीडीसी यानी कि जनरल डिपार्टमेंट ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब कि जो पहले से वहाँ पर एम्प्लॉई हैं रेलवे में, उनके लिए दोस्तों एक बहुत ही सुनहरा मौका मिला है। तो उनके लिए दोस्तों जो टोटल वैकेंसियाँ होंगी इन सभी पोस्टों में रेलवे में, तो उनका 75% भरा जाना, ठीक है। उसमें आरपीएफ वालों को चांस नहीं दिया गया, केवल एएलपी और जेई वालों के लिए ही यहाँ पर चांस है। यानी कि जो व्यक्ति जैसे ग्रुप डी में है तो वो एएलपी बन सकता है, जेई बन सकता है, ठीक है। और इस तरह से वहाँ पर और एक बात इसमें और है फ्रेंड्स की, इसमें एक बात और है कि जो बाकी जो ये तो 25-25% इसमें भर जाएंगी, किसमें, जीडीसी में। जो बाकी बची हुई 75% है ना, तो तत्काल इनकी जो नई रिक्वायरमेंट आने वाली है, ठीक है, एएलपी की, जेई की, आरपीएफ की सारी वैकेंसियाँ नई आने वाली हैं। तो सभी लोग तैयारी अच्छे से करने के लिए जुट जाएं। और सबसे पहले आप सभी लोग जानते होंगे कि जब भी किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि पिछले जो पेपर का पैटर्न था उसमें कैसे कैसे से क्वेश्चन आते थे और किस तरह से उनको सॉल्व करना है। तो यही सब हम आज बताएंगे। और फ्रेंड्स सारे जो क्वेश्चन आपके रहेंगे तो उनका बहुत ही हम साधारण सा सिंपल सा यहाँ पर क्या बताएंगे, इनका जो है तो सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। और वही बताएंगे सोल्यूशन जो आपको एग्जाम में अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आसान तरीका और शॉर्ट तरीका ही हम अब बताएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप एग्जाम में टाइम से कर पाएँ, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए और पहले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि प्रस्तुत प्रश्न चित्र दिए गए उत्तर के चित्रों को यहाँ पर, यानी कि सिंपल से बोला गया है कि ये जो आपका ये चित्र दिया गया है, ये उत्तर चित्र इन चारों चारों ऑप्शनों में से किसमें छिपा हुआ है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ऐसा यहाँ पर किस फिगर में दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ऐसा दोस्तों किस फिगर में है, ऐसा दोस्तों आपका यहाँ पर बन रहा है, इसमें तो नहीं बन रहा, ठीक है। ये ना तो ये आपकी ये आकृति हो सकती है, ये हो सकती है। देखो ये देख लेंगे, एक देखो ये से यहाँ से गई ये और ये और ये और ये, ठीक है। तो पहला ही दोस्तों ऑप्शन बन रहा है आपका, पहला ही बन रहा है, बाकी ये तो बनेगा ही नहीं। और यहाँ पर अगर जाते हैं आप तो इधर से देखते हैं तो आपका ये भी बन रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला आएगा, ओके। डी तो बनना नहीं है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले और ए और सी में अंतर क्या है, ठीक है। तो अंतर फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कहीं अंतर इनमें से और इनमें से कुछ दिख रहा है आपको? मेरे हिसाब से तो अंतर है ही नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, दोनों ही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा दोनों, ठीक है। तो दोनों नहीं होगा, क्यों? मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला ही राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जितना जितना वाला ये लाइन है ना, जितनी ये लाइन है तो उतनी ही लगभग ये लाइन है दिख रही होगी। लेकिन यहाँ पर ये लाइन छोटी है और ये लाइन बड़ी है आपकी, ठीक है, दिख रहा है ना। इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला होना चाहिए। देखते हैं आंसर में ने क्या दिया था। आइए देखो, इसका आंसर आपका पहला हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों कई लॉजिकल क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें बच्चे फंस जाते हैं, थोड़ा आपको अच्छे से देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने देखा कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर देखो वर्ग बन रहा है ना, तो वर्ग को बराबर दोस्तों डिवाइड करना पड़ेगा। तो बराबर दोस्तों इसी में डिवाइड है, ये दोस्तों क्या है,
ये वाला जो पार्ट है तो ये वाला पार्ट ऊपर का छोटा बन रहा है, ये नीचे का बड़ा बन रहा है, तो इसलिए दोस्तों हमने इसको अलग किया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो बराबर हमें बराबर दिख रहा है, तो नज़रों का भी काम होता है एग्जाम में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि सुबह के 6:43, ठीक है, यानी कि 6:43 में बोला जा रहा है कि सुई और मिनट की सुई के बीच का न्यून कोण क्या होगा। ठीक है, जब भी दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे कि कोई टाइम दे दे और वहां पर आपसे बोल दे कि जो घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो एंगल है वो क्या बनेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए 11/2 और इंटू क्या होता है आपका मिनट होता है। ठीक है, मिनट, इसको मिनट 11/2 इंटू मिनट हो जाता है और माइनस में क्या करना है आपको 30 इंटू जितने घंटे हो। ठीक है, वो तो यहाँ पर दोस्तों अब जब आप सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 11/2 और मल्टीप्लाई मिनट कितने हैं यहाँ पर आपके 43। ठीक है, 43 मिनट हैं और माइनस यहाँ पर 30 इंटू आपका जो घंटे कितना हो जाएगा 6 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। सॉल्व करने पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको आने वाला देखो, सबसे पहले इसको जब 11 से देखो कैलकुलेशन कैसे आसान बनाना है वो भी बताते हैं। तो जब भी किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो देखो 43 का मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो क्या लिख लें, पहले इस 4 को लिख लेते हैं और पीछे इस 3 को लिख लेते हैं। ठीक है, और एक बार 4 और 3 7 को लिख देते हैं, तो ये 473 आ गया, बटे में आपका 2 है, माइनस का आपका 180 बटे, ठीक है 180 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 473 माइनस 360, ठीक है, और बटे में आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब माइनस करेंगे तो जीरो, जीरो नहीं आएगा, 3 आएगा। ठीक है ना, 3 आएगा और इधर से आपका 1 आएगा, 1 आएगा नहीं कि आपका बटे 2, यानी कि 113/2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 113/2, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, तो आपको केवल ये दोस्तों ध्यान देना है कि जो आपका जो घंटे और मिनट के बीच, जब दोस्तों आप मिनट की सुई के बीच आप निकालते हैं ना एंगल, तो आपका ये होता है सूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक टेलीविजन कार्यक्रम 4 सही 2/3 घंटे में चलता है, यदि कुल समय का 1/5वां भाग विज्ञापन में व्यतीत होता है तो टेलीविजन कार्यक्रम की वास्तविक अवधि कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों एक टेलीविजन कार्यक्रम है जो चलता है कितना, 4×3 = 12, ठीक है, 12×2 = 15/3, ठीक है, 4×3 = 12, तो 14, ठीक है, 14/3 यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स। तो 14/3 यहाँ पर देखते हैं, 14/3 जब आएगा, 14/3 देखो, 14/3 जब आपका आएगा यहाँ पर तो देख सकते हैं, देखो 14/3, तो इतना दोस्तों टोटल टाइम लग रहा है। और बोला जा रहा है कि यदि कुल समय का 1/5वां भाग विज्ञापन में व्यतीत होता है, यानी कि इतना दोस्तों क्या आ जाता है, एडवर्टाइजमेंट आता है। तो टेलीविजन कार्यक्रम की वास्तविक अवधि, तो टेलीविजन कार्यक्रम की वास्तविक अवधि क्या, टोटल टाइम ये हो गया। तो बचेगी वास्तविक अवधि क्या, 1/5 दोस्तों विज्ञापन में चला गया, तो बचेगा कितना 4/5। ठीक है, ओके, क्योंकि एक एक चला जाएगा तो 5 में से तो 4 बचेगा, 4/5 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14×4 = 56 और बटे 15। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का है, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, आपका फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये इसमें भी दोस्तों आपका जो है तो घंटे, जो घड़ी की सुई है घंटे और मिनट की, उनके बीच का एंगल पता करना है। तो यहाँ पर 11/2 और मल्टीप्लाई आपका 44 हो जाएगा, मिनट को मल्टीप्लाई करना है 11/2 से और माइनस क्या करना है 30 इंटू घंटे। ठीक है, घंटे 6 हैं, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 484 और माइनस का यहाँ पर 360/2। तो यहाँ से आपका देख सकते हैं कितना आएगा, जब यहाँ पर 40 और यानी कि 124 आ जाएगा, तो 124/2 यानी कि आपका आंसर क्या आएगा 62 डिग्री। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर राज्य में गरीबी के लिए प्रकाश है तो विकास है नामक एक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना शुभारंभ किया। दोस्तों आपका क्वेश्चन जो बन सकता है, आपका जो 2023 में जो भी एग्जाम है, तो ये बन सकता है कि जो आपकी ये मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना है, प्रकाश है तो विकास है, वो किस राज्य की है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो प्रकाश है तो विकास है नामक दोस्तों मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना कहाँ की है, उत्तर प्रदेश सरकार की। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी। ठीक है, तो वह दोस्तों किससे संबंधित थी, दास राजवंश से, यानी कि स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलाम वंश से संबंधित थी। कौन, रजिया सुल्तान। ठीक है, तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन देखो, रजिया सुल्तान जो तो किससे संबंधित थी, दास स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका 8वां,
बोला जा रहा है कि यहाँ पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है और न्यून कोण थीटा है, तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो साइन थीटा और यहाँ पर कोस थीटा बराबर, अगर देखो यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे, साइन थीटा बराबर कोस थीटा ना। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। और टेन थीटा का मान एक कब होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को आप यहाँ पर थीटा की जगह 45 रख देते हैं, तो 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, तो वहाँ पर स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगी, माइनस 3 इंटू इसकी भी कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, इसका भी वर्ग है, तो यानी कि ये आ जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आपका दो, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि बचेगा 1 माइनस 3/2, यानी कि आपका जो माइनस का कितना आने वाला आंसर, माइनस का 1/2। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। तो हमने सिंपल सा क्या किया कि इस कोस को दोस्तों हमने पक्षांतरण करके नीचे ले गए। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 1। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकाल के आसानी से रख दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स बता दें, जिसको भी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो ना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ टॉप गुरु में आप ऐड हो जाइएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में लिंक डली है और वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, बाकी आप सर्च भी कर लेंगे तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे, तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण यहाँ पर क्या होगा, उनके क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समांतर परिपथ है। ठीक है, समांतर परिपथ है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर समांतर समांतर में दोस्तों क्या लगेंगे होंगे, उपकरण लगे होंगे। ठीक है, समांतर में उपकरण लगे होंगे। तो ऐसे मान लेते हैं दो दोस्तों समांतर में उपकरण है, ये परिपथ है और यहाँ पर एक जो है तो 20 वोल्ट की कोई बैटरी लगी है। ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर दोस्तों इनमें से कोई एक उपकरण क्या कर दे, काम करना बंद कर दे। मान लेते हैं ये उपकरण दोस्तों फ्यूज हो गया। ठीक है, तो ये उपकरण फ्यूज हो गया, यानी कि करंट तो दोस्तों इसमें जाती ही रहेगी। बाकी अगर यहाँ पर अगर आपका श्रेणी क्रम में होता ना, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते उपकरण, श्रेणी क्रम में अगर आपके उपकरण जुड़े होते तो आपको क्या होता, दिक्कत होती। कैसे कैसे दिक्कत होती है देखते हैं। ठीक है ना, तो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिक्कत क्या हो जाती है कि अगर यहाँ पर आपके श्रेणी क्रम में उपकरण होते हैं ना, श्रेणी क्रम में अगर एक दोस्तों फ्यूज हो जाता है ना, तो वहाँ पे आगे दोस्तों धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि परिपथ यहाँ से टूट जाता है। ठीक है, लेकिन समांतर क्रम में अगर एक दोस्तों कोई भी उपकरण फ्यूज हो रहा है, खराब हो रहा है, तो इसमें तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि धारा इधर से आके इधर से ही जाएगी। ठीक है, इधर से जाएगी, इसमें भर नहीं जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जाएगी। तो बोला जा रहा है कि देखो अपनी आधी क्षमता से कार्य करते रहेंगे। ये दोस्तों ये तो होगा नहीं, क्योंकि क्षमता आधी नहीं होगी। ठीक है, तो इनके जो है तो कार्य दोस्तों समान रूप से करते रहेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समान रूप से कार्य करते रहेंगे। ओके, तो धारा तो दोस्तों इस साइड जाएगी, प्रॉपर धारा जाएगी, जो उपकरण तक है वहाँ टूटा है ना, तो धारा जो यहाँ पर प्रोवाइड होनी थी इसको, इस वाले उपकरण को, तो वहाँ तक पूरी धारा जाएगी। लेकिन इसमें भी दोस्तों पूरी धारा जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये उपकरण फेल हो रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, समान रूप से वह उपकरण आपके चलने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बोला गया कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी जो संभावित स्थितिज ऊर्जा है किस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना, तो जब भी दोस्तों आप एक बंदूक लेते हैं, ठीक है, तो आप एक पहले बंदूक ले लेते हैं, तो ये बंदूक हम मान लेते हैं। ठीक है, जब दोस्तों आप इससे क्या करेंगे, गोली चलाएंगे ना, तो जो गोली पहले क्या थी, स्थिर अवस्था में। ठीक है, तो उसमें कौन थी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी। अब जब इसको फायर करेंगे तो उसमें क्या आ जाती है, जो स्थिर ऊर्जा आपकी पोटेंशियल एनर्जी है किसमें चेंज हो जाती है, गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो यहाँ पर उस गोली में क्या आ जाती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों आ जाती है, क्योंकि ये गति अवस्था में है। ठीक है, गतिज अवस्था में है, इसलिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, तो जब भी दोस्तों आपका दर्पण प्रतिबिंब के लिए बोले ना, तो आप कभी भी यहाँ पर नीचे की तरफ दर्पण नहीं मारेंगे। ठीक है, दर्पण हमेशा दोस्तों आप दाएं साइड ही मानना, जब आपको दिया नहीं गया हो कि किस साइड आपको मिरर मानना है, हमेशा दोस्तों आप राइट साइड ही मिरर को मानिएगा। और जब भी वाटर इमेज के लिए बोले तो हमेशा नीचे मानना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मिरर दर्पण प्रतिबिंब के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर दाएं साइड हम मानेंगे। तो यहाँ पर देखो आई आई सभी में तो आएगा ही, उसके बाद 3 आपका उल्टा हो जाएगा, इसमें एन एन है, ये तो होगा नहीं, इसमें भी एन है उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 3 यहाँ पर तक तो सही है, और यहाँ पर आर को उल्टा कर दिया। ठीक है, उल्टा नहीं होगा। ओके, यहाँ पर केवल उस साइड अपने यहाँ पर ऐसे आएगा, तो
ये ही केवल बनेगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये राइट है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ये दिया है, लेकिन ये दोस्तों आपका रॉन्ग है। ओके ओके, तो इसका आंसर आपका दोस्तों आपका दूसरा ही बनेगा मेरे हिसाब से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा, 100% राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इस तरह के कई बार रेलवे जो है तो गलत भी आंसर टिक करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया फ्रेंड्स आपका कि एक शहर में एक सप्ताह का औसत तापमान 28 सेल्सियस है। यदि सोमवार, मंगलवार और बुधवार और ठीक है गुरुवार का औसत तापमान कितना है आपका, इतना है। और बोला गया है कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का जो है तो औसत तापमान इतना है। तो गुरुवार के लिए दर्ज तापमान कितना है। तो यहाँ पर सप्ताह का दोस्तों टेम्परेचर क्या है, सप्ताह का टेम्परेचर क्या है आपका, 7 दिन का टेम्परेचर आपका 28 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जो 4 दिन है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार, तो यहाँ पर 4 दिन होगा। तो पहले 4 दिन का जो है तो टेम्परेचर कितना बता रहा है, औसत 27.5 बता रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि जो अगले 4, ठीक है, जो लास्ट के 4 दिन है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, उनका औसत तापमान क्या है, उनके जो है तो औसत तापमान आपका 29 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो जब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे ना, अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब मेथड से। ठीक है ना, कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो ये 28 है और यहाँ पर कितना है 27.5, यानी कि माइनस कितना आ जाएगा, पॉइंट का 5। ठीक है, माइनस का पॉइंट 5, और कितने यूनिट में है, कितने कितने दिन है यहाँ पर, 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर दोस्तों एक जो है तो यूनिट ज़्यादा है, एक एक सेल्सियस, तो यहाँ पर +1 × 4। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपका माइनस का 2 और प्लस का 4, यानी कि जो आपका 2 आएगा। ठीक है, और ये 2 डिग्री सेल्सियस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि दोस्तों आपका जो गुरुवार है ना, वह दोस्तों 2 बार जोड़ा गया। ठीक है, तो दोस्तों जो गुरुवार का टेम्परेचर आएगा ना, वो औसत से क्या आ जाएगा, 2 डिग्री ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 30, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तो दोस्तों ये मेथड हो गया आपका। बाकी आप बेसिक से भी करना चाहें तो सबसे पहले आपको 28 × 7 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 28 × 7 अपन करते हैं पहले 28, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे करते हैं 28 × 7। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 7×56 और 5, 7×2 = 14, 5×19। ठीक है, यानी कि 196 आ रहा है 7 दिन का। पहले 4 दिन का कितना आ रहा है, पहले 4 दिन का यहाँ पर 27.5, यानी कि 27×2 = 54 और 55, यानी कि 110। ठीक है, तो 110 दोस्तों पहले 4 दिन का हो गया, और अंतिम 4 दिन का कितना हो जाएगा, 29 चौको कितना होता है, 120 में जब आप यहाँ पर 29 चौको 120 में आप 4 माइनस कर दीजिए। ठीक है, यानी कि 116 हो जाएगा। अब एक ये कितना आ रहा है आपका, ये कितना आपका देखो 6 और 2 2। ठीक है ना, तो इतना आपका आ रहा है। अब ये दोस्तों ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, इससे एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, गुरुवार 2 बार आया है। ठीक है ना, तो इसमें दोस्तों 226 में जब इसको आप माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही दोस्तों गुरुवार का टेम्परेचर आ जाएगा, 0 और इधर से 3। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक से भी आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो 2 बार गुरुवार है। देखो एक बार शुरुआत के 4 दिन लिए थे, वहां पर गुरुवार था, और फिर जो है तो लास्ट के जब 4 दिन लिए थे, वहां पर भी गुरुवार था। तो 2 बार गुरुवार यहाँ पर था, इसलिए दोस्तों 30 जो ज़्यादा था वो एक अलग एक्स्ट्रा गुरुवार के ज़्यादा था, यानी कि जो गुरुवार का टेम्परेचर आ जाएगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तो दोस्तों आपने दोनों तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उस शब्द का चयन करें जो समूह में बाकी शब्दों से अलग, बाकी शब्दों से कम समान है। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर बोला जा रहा है कि चौड़ा, श्रेष्ठ, विशाल और बड़ा। ठीक है, तो ये आपका बोला जा रहा है, तो चौड़ा और विशाल और आपका बड़ा, ये दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये तीनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, लेकिन आपका श्रेष्ठ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये अलग चीज़ है। बाकी चौड़ा हो गया और विशाल हो गया और बड़ा हो गया, ये दोस्तों सेम है। आपका दूसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि यदि ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद, ठीक है, ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग आपका 14 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसे उसे उसके उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यानी कोई यहाँ पर वस्तु रखी है जमीन पर, ये मान लेते हैं जमीन है। ठीक है, जहाँ जमीन है, और इसमें कोई कोई वस्तु जब दोस्तों पहले रखी थी, और उसको दोस्तों फिर आपका फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ, तो बोला जा रहा है कि वह जब अधिकतम बिंदु पर वह कितनी समय में पहुंच पाएगी। ठीक है, जब दोस्तों वह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती, उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगी, तो वहां पर भी बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग उसका 0 हो जाएगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ये आपका यू की वैल्यू है, यानी कि आरंभिक वेग क्या है, वह आपका 14 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा यहाँ पर, ठीक है, जाने में, हम मान लेते हैं टी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है क्या है कि आप जो न्यूटन का पहला समीकरण होता है गति का, उसको लिखिए,
वो क्या होता है, v बराबर आपका होता है u प्लस at होता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों v की वैल्यू तो आपको 0 हो जाएगी और u की वैल्यू आपकी 14 है, और यहाँ पर a की वैल्यू दोस्तों आपको लेना है क्या, 9.8, ठीक है। तो 9 पॉइंट जब आप 8 लेंगे तो वो भी दोस्तों आपको माइनस के लेना पड़ेगा, क्योंकि वह जो है तो आप गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, वस्तु जा रही है। तो यहाँ पर माइनस का लेंगे और यहाँ पर आपका जो है तो 9.8 हो जाएगा, और आपका कितना हो जाएगा यहाँ से इंटू टी, टी ही आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपका 9.8 इंटू टी बराबर आपका हो जाएगा 14। तो यहाँ से टी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वो 14/9.8, ठीक है। यानी कि अगर मान लेते हैं अगर ये 10 होता ना तो आपका आंसर क्या होता, 1.4 आ जाता। अब नीचे दोस्तों 10 से कम है तो यानी कि मान दोस्तों आपका 1.4 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा थोड़े से ज़्यादा आपका किस में है, इसमें ऑप्शन नंबर तीसरे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन में दिया है कि जब किसी आप धनराशि, ठीक है, किसी धनराशि का 8% वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज इतना है, तो मूलधन क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मूलधन आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मूलधन आपको क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप कितनी डेट निकल रही है 1 वर्ष 2 महीने में, वो आप निकालिए। तो सबसे पहले टाइम को सही करिए, वर्ष में चेंज कर दिए पूरे। तो 1 वर्ष यहाँ पर 2/12 हो जाएगा इतना, यानी कि आपका 12 और 14/12 यानी कि आपका 7/6 आपका वर्ष आ गया। और परसेंटेज कितना हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि टोटल इतना परसेंट उसको ब्याज मिलेगा। ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, 491.68 के, ठीक है। तो आप चाहें तो दोस्तों आप इसको 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 7 से करेंगे डिवाइड तो यहाँ पर 7×7 = 49 और आपका 7×2 = 14 हो जाएगा, और बचेगा 2, 7×4 = 28, तो इतना आ जाएगा। और यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा इधर, 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 से हो जाएगा, 8 से करेंगे तो 8×8 = 64, बचेगा आपका 6, और 8×7 = 56, ठीक है, 8×7 = 56, और बचेगा आपका कितना 6, ठीक है, 8×8 = 64, यानी कि ये आ गया। अब आप क्या कर दें कि आप जो है तो इसको इस तरफ 6 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि बटे में है, यानी कि 1% की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ से 6×48, ठीक है, 6×48 और 6×7 = 42 और आपका 4, ठीक है, 6, यानी कि जो दोस्तों आपकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 और 8 आएगी, ठीक है। तो आप दोस्तों ज़्यादा यहाँ पर कैलकुलेशन ना करें, पूरा जरूरी नहीं मल्टीप्लाई करके। तो अगर आपका यूनिट डिजिट आपका मिल रहा है ना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यूनिट डिजिट दोस्तों 2 बार 8 आ रहा, तो इसलिए यहाँ पर हमने 8 नहीं लिया, एक बार और मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 68 हमने देखा, तो इसको आंसर दीजिए और आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला बोला जा रहा है कि जय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ठीक है, गति से अपने स्कूल की अपने घर से स्कूल की ओर जाता है, ठीक है। तो और बोला जा रहा है कि 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से स्कूल की ओर जाता है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। बोला जा रहा है कि यदि वह अपनी जो है तो गति के जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ा लेता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि 3-4 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। ये केस दोस्तों कैसा है आपका, देखो यहाँ पर पहले वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, ठीक है। तो वह दोस्तों 5 मिनट जल्दी, ठीक है, 5 मिनट वह देरी से पहुंच रहा था, ठीक है, 5 मिनट देरी से। और यहीं पर उसने अपनी स्पीड क्या कर ली, 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ली, यानी कि 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह कितनी जल्दी पहुंच जाता है, 4 मिनट जल्दी, 4 मिनट जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप इनके बीच का उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी हम निकालेंगे तो यहाँ पर कैसा होता है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी जो दोनों स्पीड दी हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं 10×13, और उनका जो तो अंतर, स्पीडों का अंतर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई टाइम डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो टाइम डिफरेंस देखो 5 मिनट पहले पहुँच रही थी ना, सॉरी 5 मिनट देरी से पहुँच रही थी, अब 5 मिनट जल्दी से पहुँच रही है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों टोटल टाइम डिफरेंस कितना आ गया, 9 मिनट का, ठीक है। तो 9/60 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इस मिनट घंटे में चेंज करना होगा, ठीक है, मिनट को। तो आप इसको जब देखेंगे तो यहाँ से ये 6 बार जाएगा आपका, और इसको काटेंगे तो 3 और इधर काटेंगे 2, ठीक है, यानी कि 39/4, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 39/4, ठीक है ना। तो 39/4 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कोई नहीं है यहाँ पर क्या। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या आने वाला है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन मेरे हिसाब से रॉन्ग है। इसका आंसर क्या आएगा, 9.75, ठीक है, किलोमीटर आपका इसका आंसर आएगा। ओके, तो ये आप ध्यान देना, इतना ही आपका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न लिखित चित्र संरचना, ठीक है, चित्र श्रृंखला में अगला विकल्प चुने, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको अगला विकल्प चुनना। तो सबसे पहले देखो ये सर्कल में है, फिर ये वर्ग में है, फिर सर्कल के अंदर है, फिर वर्ग में है। तो अब क्या आएगा, सर्कल के अंदर ही आएगा। तो सर्कल वाला ये नहीं है और आपका ये नहीं, तो इनको तो पहले काटिए। और बाकी आप देखें तो ये आपका जो ये अंदर ये चिक्क बाबा बना है ना, ठीक है। तो इसको दोस्तों सबसे पहले क्या किया कि क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोस्तों 90 डिग्री यहाँ पर भी घुमाया, ठीक है, और यहाँ पर भी घुमाया तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जब भी इसको दोस्तों क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे तो मतलब कि ये दोस्तों ऊपर की तरफ हो जाएगा इसका सर। तो वैसा ऊपर की तरफ किस में है, इसमें तो नहीं है। आपका आंसर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर रखे किसी बिंदु के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा। ठीक है, तो जब भी दोस्तों यहाँ पर एक आप अवतल दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण लेते हैं और बोला जा रहा है कि उसके मुख्य अक्ष के कहाँ पर रखा जा रहा है, वस्तु को मुख्य अक्ष के कहाँ पर रखा जा रहा है, फोकस पर, एफ पर रखा जा रहा है, ठीक है ना। एफ एफ पर रखा जा रहा है, यानी कि बना लेते हैं डायग्राम। एफ पर यानी कि ये पॉइंट आपका एफ है और यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद बोला जा रहा है कि फोकस पर बिंदु यहाँ पर रखना है आपको किसी, ठीक है। तो यहाँ पर एफ, यहाँ पर मान लेते हैं ये एक वस्तु है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा आपका कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब दोस्तों आपका कैसा बनेगा, ठीक है ना। तो कैसा बनेगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहीं से जाएगी, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो फोकस से होकर ही गुजरती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स आंसर क्या होने वाला है, तो प्रतिबिंब दोस्तों आपका वास्तविक बनेगा। वास्तविक देखो, सबसे पहले आपको एक बात समझना होगा कि जो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक ही बनता है, ठीक है। तो काल्पनिक वाले तो दोस्तों जो कोई भी देखो यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं है, तो हमेशा वास्तविक ही प्रतिबिंब अवतल में बनता है। बाकी उत्तल होता, उत्तल दर्पण, तो वहाँ पर काल्पनिक भी बन सकता था और वास्तविक भी, कोई भी बन सकता था उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब यहाँ पर फोकस पर कोई वस्तु है तो वह दोस्तों क्या होगी, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु अगर यहाँ पर आती है, ठीक है, एक दूसरी किरण यहाँ से आती है, तो वह दोस्तों क्या होगी, यहाँ पर फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, फोकस से होकर जाएगी, नहीं कि दोस्तों ये आपस में लगभग समांतर ही जाएंगे, ठीक है, समांतर ही जाएंगे, अनंत पर बनेगी, यानी कि जो मिरर इमेज बनेगी वह दोस्तों अनंत पर ही आपकी बनने वाली है। तो आपका यहाँ पर बहुत बड़ा आकृति बनेगा, क्योंकि दोस्तों ये अनंत पर ही जाकर मिलेंगी, कहीं पर ऐसे जाती फैलती जाती हैं, ठीक है, फैलती जाती हैं किरणें, ऐसे फैलती जाएंगी, ठीक है। तो बहुत दूर ही कहीं पर अनंत पर ही मिलेंगी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड्स आपका कि यहाँ पर दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। तो इस तरह के दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दोस्तों एक जो है तो क्वेश्चन दे दिया जाता है और बोला जाता है कि निम्नलिखित क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि श्री एक्स ने वर्ष 2000, ठीक है, श्री एक्स ने वर्ष 2000 में कितना कितना अर्जित किया, ठीक है, यानी कि श्री एक्स ने वर्ष 2000 में कितना अर्जित किया, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर बोला जा रहा है कि श्री एक्स ने 2003 में 7000 अर्जित किए, जो कि उसके द्वारा वर्ष 2000 में अर्जित राशि से 10% अधिक है, ठीक है। देखो अब यानी कि दोस्तों 2003 में क्या है, 10% अधिक है, किससे, 2002 में जो अर्जित कर रहा था ना उससे 10% अधिक है, किसका, 2003 में, ठीक है। यानी कि अगर पहले 2000 में 10 था तो ये 11 हो जाएगा। तो 11 रेशियो की वैल्यू आपकी 7000 है। तो यहाँ से आप 10 रेशियो की वैल्यू निकाल, आपको मान नहीं पता करना, लेकिन आप यहाँ से मान निकाल मतलब आंसर ला सकते हैं। यानी कि पहला कथन आपका जो है तो पर्याप्त हो जाएगा अकेले। अगला दोस्तों देखते हैं, श्रीमती वाई जो कि श्री एक्स की पत्नी है, ने श्री एक्स द्वारा अर्जित राशि का आधा अर्जित किया, ठीक है, और उन्होंने 2000 में कुल मिलाकर इतना अर्जित किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि श्रीमती जो वाई है वो एक्स की क्या है, पत्नी है, और ने यानी कि वाई ने श्री एक्स द्वारा अर्जित राशि का आधा, ठीक है, अर्जित किया। ओके, और उन्होंने 2000 में कुल मिलाकर यहाँ पर कितनी 9000 राशि अर्जित की, ठीक है। यानी कि दोस्तों एक्स की जो तो टोटल यहाँ पर अगर एक है, ठीक है, मान लेते हैं एक है, उसकी पत्नी का 1/2 है, यानी कि इतना, यानी कि 3/2 बराबर आपका कितना हो जाएगा,
9,000 के, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपका आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। तो आपका पहला और दूसरा कथन दोनों पर्याप्त हैं और वो भी अलग अलग, ठीक है। या तो कथन एक या फिर दूसरा। देखते हैं इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं किस तरह देता है आंसर। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो एक या फिर दो पर्याप्त हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में आपसे बोला कि ये अलग यहाँ पर पहचानना है आपको। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अलग कौन सा हो जाएगा, देखो सर्कल के अंदर दोस्तों सर्कल है लेकिन डार्क कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सही है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ही, ये भी सही है। अर्धवृत्त के अंदर अर्धवृत्त है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि षटभुज के अंदर आपका पंचभुज है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपका बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो विखंडन द्वारा दोस्तों पुनः कौन उत्पन्न हो सकता है, आपका स्पाइरो, ठीक है, स्पाइरो गायरा, ठीक है। स्पाइरो गायरा जो आपका होता है वो है विखंडन द्वारा, यानी कि आपका रिप्रोडक्शन कर सकता है किसके द्वारा, विखंडन के द्वारा कर सकता है। वह कौन सा है, स्पाइरो गायरा, ठीक है। और यहाँ पर अगला जो आपका यहाँ पर देखो, जो आपका यहाँ पर कुछ तीसरा ऑप्शन है हाइड्रा, यह दोस्तों क्या करता है, आपका मुकुलन करता है, ठीक है, बडिंग। ओके, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो अग्नाशय दोस्तों, अग्नाशय द्वारा यानी कि पैंक्रियाज द्वारा उत्पादित होने वाला हार्मोन्स, कौन सा स्रावित होने वाला हार्मोन्स, आपका ट्रिप्सिन है, ठीक है। ट्रिप्सिन नामक हार्मोन्स जो है तो आपसे किससे जो है तो स्रावित होता है, आपका अग्नाशय से, पैंक्रियाज से। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मोलों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो एक मोल बराबर क्या होता है दोस्तों, एक मोल बराबर आपका कितना हो जाता है, एक मोल बराबर आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बराबर हो जाता है। ओके, तो एटॉमिक मास बराबर यहाँ पर आपका कितना है, देखो एटॉमिक मास यहाँ पर कितना हो जाएगा हीलियम का। ये देखो सबसे पहले हीलियम का जो परमाणु क्रमांक क्या होता है, वो 2 होता है। तो इसका जो एटॉमिक मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो है तो कितना ग्राम है, ये देखो आपका जो एटॉमिक मास 4 है, यानी कि एक मोल दोस्तों 4 ग्राम के बराबर होगा, ठीक है। 4 ग्राम के बराबर एक मोल होगा हीलियम का, ठीक है। एक मोल बराबर 4 ग्राम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना बोला रहा है, 60 ग्राम, ठीक है। यानी कि जो है तो कितने मोल आ जाएंगे आपके, 15 मोल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। अब देखो दोस्तों ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। दोस्तों डिविजिबिलिटी का एक नया क्वेश्चन तो अवश्य आता है। देखो 12 से विभाज्य यानी कि वह 4 से डिवाइड होगी और 3 से, ठीक है। 3 से देखो 4 से डिवाइड होने के लिए उसको जो संख्या दी हुई है उसके लास्ट के 2 अंक जो है तो डिवाइड होना चाहिए 4 से। तो लास्ट के 2 अंक दोस्तों सभी के 4 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन अब बचा हुआ 3 हमारा। तो 3 से दोस्तों डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो अंकों का योग आएगा ना वो दोस्तों 3 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 3 का मल्टीपल दोस्तों योग आना चाहिए अंकों का सभी का, वही दोस्तों 3 का डिवाइड होगा, ठीक है। 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 2 10 और 5 15, ठीक है। यानी कि दोस्तों 3 से तो कट जाएगा और 4 4 8 ये नहीं कटेगा, ठीक है। यानी कि यह दोस्तों आपका आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा और 3 1 4 ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं आगे 7 5 12 ये कट जाएगा आपका, 8 6 14 और 1 14 1 15, यानी कि ये दोस्तों आपका कट रहा है टोटल, ठीक है। ये भी नहीं आपका कटेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज आपका कितना है, 4140 है। इसी राशि पर 8% की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज आपका इतना है। तो साधारण ब्याज बराबर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3 वर्षों में 12% यानी 3 वर्षों का जो रेट आ जाएगा टोटल 12 3 36%। तो 36% के बराबर आप किसको कर देंगे, 4140 के, क्योंकि बोला ही गया कि साधारण ब्याज इतना प्राप्त होता है। तो राशि हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब सबसे पहले 6 से डिवाइड करेंगे तो 6% बराबर आप क्या हो जाएगा, 6 6 36 बचेगा 5 6 नारी 54, ठीक है। और फिर भी आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं होगा, देखते हैं, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 6 कम 6 और 15 छक्का 90, ठीक है। यानी कि ये आ गया। तो 100% की वैल्यू यानी कि जो राशि आपकी मूलधन क्या हो जाएगी, 11,000, ठीक है, 500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से बोला जा रहा है कि जो उसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि यही सेम राशि है और इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 8% की रेट से 2 वर्ष का। तो रेट क्या हो जाएगी, 8 + 8 और यहाँ पर प्लस में क्या हो जाता है 8 × 8/100, ये दोस्तों 2 साल का हम निकालते हैं। तो 16
और पॉइंट आपका 64, ये आपका जो है तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना आपका निकलने वाला, ठीक है ना। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप 11,500 का जो दोस्तों आप निकालेंगे 16.64% जब आप निकालेंगे तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो तो कट जाएंगे। ओके, अब आपका यहाँ पर देखो ये ऊपर 115 है, तो इसको क्या करें 200 कितना लिख सकते हैं आप, इसको 230 लिखिए, ठीक है। और इसको 230 किया यानी कि दोगुना किया, तो इसको आधा कर दीजिए। इस तरह से कैलकुलेशन आसान करना है। आधा करने पर यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा आपका, देखो दशमलव दशमलव बाद में देखना, क्योंकि दशमलव का भी कोई फर्क नहीं पड़ना है आंसर, क्योंकि कोई अलग सब अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका 32 हो जाएगा। तो आप जब दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। और 6 यूनिट डिजिट वाला कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर केवल चौथा ही है। बाकी आप आसानी से इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। आपको थोड़ा सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस बार थोड़ा सा आपको साइड से ही हम करके बताएंगे, आपको थोड़ा दिखा नहीं होगा कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बार थोड़ा साइड से ही बताएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्वेश्चन में दिया है कि नीचे दिए गए सेटों के समूह से उस सेट का चयन करें जो मेल नहीं खाता हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 2 है, 14 है और 16 है और 6 यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि देखो, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इसका देखो कैसे किया है, 2 8 16 यानी कि मल्टीप्लाई 8 किया हुआ है, फिर -2 किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इधर पे प्लस इंटू 6 किया है और फिर -6 किया है, और यहाँ पर इंटू जो है तो 8 किया है और -5 किया है। ओके, और यहाँ पर इंटू 8 और -3 किया हुआ है, ठीक है। -3 घटा कौन सा रहा, पहला वाला ही घटा रहा है। तो ऐसा दोस्तों यहाँ पर देखो 2 घटा रहा है, यानी कि आपके कौन से सेम हो जाएंगे, ये सेम हो जाएगा आपका, ये सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, लेकिन ये अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें दोस्तों घटा क्या रहा है, इसमें मल्टीप्लाई 6 का कर रहा है, बाकी सभी में 8 का कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट की राष्ट्रीयता क्या है। तो दोस्तों ब्रिटिश की इनने नागरिकता ले ली थी, ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड की नागरिकता इनने ले ली थी। अगला क्वेश्चन ये दोस्तों क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा शुरू करता है, ठीक है। तो जैसा बोले वैसे ही हमें करता जाना है। तो एक व्यक्ति जो है तो वह ओ से यात्रा शुरू करता है, यहाँ पर मान लेते ये ओ पॉइंट है, और ओ से यात्रा शुरू करता है। ए पर पहुँचने के लिए वह 20 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, ठीक है, यानी कि पूर्व दिशा में चलता है 20 किलोमीटर। यहाँ पर मान लेते हैं ए पर पहुँच गया 20 किलोमीटर चलकर, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि दाहिने मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। दाहिने मुड़ेगा और बी तक पहुंचने के लिए वह कितना चल रहा है आपका, बी पर पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर बोला गया है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि देखो यहाँ पर बोला जा रहा है 10 किलोमीटर यात्रा तय करता है, दाहिने मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर यात्रा करता है, ठीक है। यानी कि दाहिने फिर मुड़ता है और वह 9 किलोमीटर चलता है सी पर पहुंचने के लिए, ठीक है। और आगे बोला जा रहा है दाहिने मुड़कर डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर से दाहिने मुड़ता है, ठीक ठीक है, फिर से दाहिने मुड़ता है 5 किलोमीटर दोस्तों डी पर पहुंच जाता है आपका। उसके बाद बोला जा रहा है कि अब बाईं ओर मुड़कर बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर यात्रा करता है, ठीक है। यानी कि बाएं मुड़ता है और बिंदु ई पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी से करता है, 12 किलोमीटर, ठीक है, ये 12 हो गया। अब उसके बाद बोला जा रहा है यदि वह फिर दाहिने मुड़ता है और एफ बिंदु पर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर यात्रा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो ये दोस्तों दूरी है, यहाँ पर ये कितनी है, 5 है, और ये आपकी 10 है। यानी कि ये दोस्तों एफ पर पहुंचने के लिए कितना तय करता है, एफ पर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसकी शुरुआती और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि एफ और ओ के बीच की आपको दूरी बताना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता है यहाँ पर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, ये वाली देखो, यहाँ से ये दूरी पता होना चाहिए और ये वाली, ठीक है, तभी तो हम ये कर्ण हम निकाल सकते हैं। तो ये देखो देखो सबसे पहले यहाँ पर ये दोस्तों टोटल यहाँ पर कितनी थी, 20 थी ना, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी, 20 थी। यानी कि आपकी जो यहाँ पर कितनी आ रही है, 9 ये वाली हो गई और 12 आपकी ये हो गई, यानी कि ये 21 आ रही है, ठीक है। यानी कि जो कितनी ज़्यादा हो जाएगी, ये 1 ज़्यादा हो जाएगी, ये यानी कि 1 आ गई आपकी। अब इस तरह यहाँ पर ये दोस्तों ये वाली दूरी कितनी थी आपकी, 10 थी, और ये 5 थी आपकी,
और ये 6 थी, ठीक है, यानी कि 6 5 11, यानी कि एक यहाँ से भी ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर टोटल 10 थी, यहाँ पर 11, यानी कि एक ज़्यादा यहाँ पर भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये कर्ण क्या आ जाएगा आपका, √2 आ जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ, जैसा बोलता है ना क्वेश्चन वैसे करते जाना है, बाकी कोई टाइम नहीं वो ज़्यादा लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 560 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या क्या होगी। तो देखो फिर से दोस्तों एक मोल का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमने पहले भी आपको बताया दोस्तों, एक मोल बराबर आपका क्या होता है, उस परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास क्या होता है उसका, वो आपका होता है, ठीक है, बराबर होता है एक मोल के, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर उसका एटॉमिक मास निकालेंगे। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है ना। तो यहाँ पर कार्बन का दोस्तों, एक कार्बन का परमाणु का दोस्तों परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, वो होता है आपका 12 होता है। तो 6 है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 72 दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कार्बन का, और प्लस हाइड्रोजन का दोस्तों 12 ही परमाणु क्रमांक रहे, परमाणु क्रमांक 12, ठीक है, सॉरी परमाणु क्रमांक बोल रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वह 1 होता है, तो 12 का क्या होगा, 12 का भी 12 ही रहेगा। प्लस क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है एक परमाणु का कितना होता है, 16 होता है, तो 6 है, यानी कि 16 6 का 96, ये हो गया। तो यहाँ पर ऐड करने पर कितना आ रहा है आपका, 6 2 8 और 2 10, यानी कि 0, ठीक है ना। और यहाँ पर 10 और 11 7 17, ये आ रहा है आपका, ठीक है ना। तो आपका 17, तो यानी कि आप कितना ही आ रहा है ना, देखो 9 10 7 17 और 18, ठीक है 18, यानी कि 180 आ रहा है आपका, 180 आ रहा है आपका। तो यहाँ पर तो 180 यानी कि एक मोल बराबर आपका 180 ग्राम हो गया। एक मोल बराबर आपका कितना हो जाएगा, 180 ग्राम। तो यहाँ पर कितने ग्राम दिया हुआ है, 500, यहाँ पर कितना ग्राम दिया हुआ है, 540 ग्राम, यानी कि 540 ग्राम में दोस्तों कितने मोल बन जाएंगे, आप जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो है दोस्तों, 3 मोल बराबर कितना हो जाएगा, 540 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दोस्तों हमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन हम अच्छे से समझाते हैं ना, इसलिए टाइम लगता है, बाकी आप आसानी से कर सकते हैं इनको। बोला जा रहा है कि यहाँ पर नीचे दिए गए समूह में से संबंधित कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आप दोस्तों क्या समझ पा रहे होंगे, देखो यहाँ पर कितने पार्ट हैं त्रिभुज के, 1 2 3, यानी कि त्रिभुज के 3 पार्ट किए हुए इधर। इधर दोस्तों कितने यहाँ पर भुजाएं हैं, बाहरी भुजाएं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, यानी कि 5 टुकड़े किए हैं कि नहीं किए, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी 5 टुकड़े हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोस्तों क्या है, षटभुज है, ठीक है, षटभुज है ये। षटभुज के कितने जो है, तो 6 यहाँ पर भुजाएं हैं, तो यानी कि 6 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि 6 पार्ट में ये भी डिवाइड है। लेकिन ये चार चार भुजा यानी कि वर्ग यहाँ पर बना है 4 भुजा का, लेकिन ये दोस्तों 1 2 3 4 5 पार्टों में डिवाइड है, तो यही सी आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है फ्रेंड्स क्वेश्चन में कि आपका यदि, बोला जा रहा है कि यदि आपका यहाँ पर दिया है कि इसको अगर आप ये लिख सकते हैं, तो इसी कोड में इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। तो जब भी दोस्तों जो कोड दिया होता है सबसे पहले यहाँ पर लिख लें आप कि QUANTIZING, ये आपका दिया हुआ है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर इसका कोड ये आपका ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, TNAUQ, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है, GNIZI, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सिंपल सा देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लेटर हैं। तो यहाँ पर जो है तो आधे आधे में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, आधे आधे में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर क्रॉस करके लिखा हुआ है सभी को, ठीक है ना, देख ही रहे होंगे इस तरह यहाँ पर भी क्रॉस करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह आपको करना है फ्रेंड्स। अब करेंगे कैसे कि देखो यहाँ पर इसका बताना है आपको, तो यहाँ पर अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। अलग यहाँ से नहीं होगा, अलग आपका होगा कहाँ से, सी के बाद, ठीक है ना, यहाँ से 5 5 में। तो CROXE, तो CROXE ये नहीं होगा आपका। और उसके बाद आपका क्या आएगा, GNIZI, ठीक है, GNIZI, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा। तो बचेगा कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। ओके, यानी कि आपका बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ
मिसिसियस। ठीक है, अगला यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर कौन सा ट्रू नहीं है फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि बोला जा रहा है कि अर्धसूत्र 2 चरण में होता है, तो ये तो आपका सही है। अर्धसूत्र जो विभाजन होता है वह दोस्तों 2 चरण में होता है। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परमाणु, ठीक है, परमाणु परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। अगला है, जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। तो मेरे हिसाब से ये सारे सही हैं। और जो आपका पहला जो दिया है ना, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 34वां क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि एक साइकिल सवार 5 मिनट में 500 मीटर की दूरी तय करता है। यदि साइकिल सवार इसी गति को बरकरार रखता है तो वह आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ नहीं कि वह दोस्तों उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि वो 500 मीटर बटे टाइम, कितना टाइम ले रहा है 5 मिनट का, ये तो उसकी स्पीड हो गई। और उसको क्या निकालना है कि कितनी दूरी तय करेगा आधे घंटे में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आधे घंटे में यानी कि मिनट में ही हम 30 मिनट में निकाल लेंगे। तो 500/5 इंटू जब 30 कर देंगे आप, ठीक है, क्यों 30 लिखा, क्योंकि यहाँ पर आप आधे घंटे को क्या करना है, मिनट में चेंज करना है, क्योंकि बटे में मिनट ही है। ठीक है, 500 मीटर जो है तो 5 मिनट में तय करता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 6×5 = 30 यानी कि 3000 आ जाएगा। और बोला जा रहा है कि किलोमीटर में निकालना है, ये मीटर में था ना, तो इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का डिवाइड करने पर आपका 3 ही आंसर आ जाएगा, 3 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब, देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपका, देखो जब प्लाईवुड के यहाँ पर 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, तो इस प्रकार बने स्तंभ की मोटाई की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है ना, और यहाँ पर बोला गया है मीटर में, और ये पहले सेंटीमीटर में था। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर एक प्लाईवुड की मोटाई इतनी है, तो यहाँ पर 472 टुकड़े रख देंगे, तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 0.23 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 7472। ठीक है, और सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में चेंज करने के लिए 100 का और डिवाइड करना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा, देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ऑप्शन के आधार पर ही डिपेंड होगा। तो क्या 0.23 और मल्टीप्लाई आपका 47 क्या था, वो था आपका, देखते हैं 472। ठीक है, 472 और बटे में 100 था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई आप करेंगे, तो देखो तो 472 मल्टीप्लाई सीधी तेज करिए आप, तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो देखो यूनिट डिजिट से आप 2 डिजिट से भी नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप देखो 56 56 सभी में दिया हुआ है। ठीक है, यूनिट डिजिट से तो कोई चांस ही नहीं है, दूसरे डिजिट से भी नहीं कर सकते हैं, तो पूरा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 और 7 3 21 और 7 3 चौको 12, 1 13 14, और मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4 और 2 7 14, 2 चौको 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना आ रहा है, वो 6 5 और 8 और इधर 10, और 2 अंक के बाद दशमलव पहले से था, नीचे दो जीरो का और डिवाइड होगा, यानी कि 4 अंक के बाद आपका यानी कि 1.0856 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। ओके, कथन में बोला जा रहा है कि मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। तो पहला तो दोस्तों आपका राइट ही है कि जो मेंडल साहब थे उन्होंने जो आनुवंशिकता की खोज की थी, तो वो है दोस्तों मटर का उन्होंने पौधा ही लिया था। बोला गया है कि गुणसूत्र कारक का वाहक होता है, तो ये भी आपका राइट है। ठीक है, क्रोमोसोम आर द कैरियर ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो क्रोमोसोम के कारण ही दोस्तों एक दूसरे की पीढ़ी में यहाँ पर फैक्टर जो है तो यहाँ पर जा पाते हैं। ठीक है, कैरियर कर पाते हैं। अगला जो है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप होते हैं, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो पंखे होते हैं ना तो उसी के अनुरूप नहीं होते पक्षी के, तो सी दोस्तों गलत हो जाएगा, ए और बी सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन में आपका ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिंपल सो आपको दिख रहा होगा कि सभी आकृतियों में देखते हैं, सभी आकृति में क्या है कि दो जो है तो यहाँ पर अर्ध सर्कल बाहर निकले हैं। ठीक है ना, इसमें केवल एक निकला है, और इसमें जो है तो इसमें भी 2 निकले हैं, और इसमें भी 2 बाहर निकले हैं। तो ये दोस्तों इसलिए ये तीनों आपके अलग हो जाएंगे, बाकी ये आपका जो है तो अलग हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, बोला जा रहा है कि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल से
बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत शक्ति क्या होगी। ठीक है, तो शक्ति बराबर क्या होता है फिर दोस्तों, जो शक्ति बराबर आपका पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ये वर्क कार्य करने की दर को ही शक्ति बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको वर्क निकालना होगा। तो वर्क क्या होता है, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर 600 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 20। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वर्क क्या आ जाएगा, यहाँ पर पावर जब आप निकालेंगे तो यहाँ से आपका 600 और मल्टीप्लाई आपका 20 और बटे आपका यहाँ पर 4 मिनट है। ठीक है, 4 मिनट को दोस्तों सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो है तो ऐसा यूनिट क्या होती है, टाइम की सेकंड होती है। तो यहाँ पर आप जिसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5, तो 10×50 वाट आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले हमें वर्क निकालना है, फिर वर्क में दोस्तों टाइम का डिवाइड करना है, यहाँ से आपकी शक्ति निकल आएगी, क्योंकि जो आपकी शक्ति होती है वो वर्क अपॉन टाइम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर अलग कौन सा होगा। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे सिंपल सा कि ये लगभग दोस्तों आपकी सभी आकृतियाँ क्या हैं, सेम है। कौन सी, ये वाली और ये वाली। ठीक है, केवल इनको जो है तो घुमाया गया है इधर उधर, बाकी आपकी ये आकृति अलग ही है। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा, सिंपल से ये अलग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। आप बोला जा रहा है कि एक कक्षा में 35 छात्रों के स्कूल बैग्स का कुल वजन आपका कितना है, 449.75 किलोग्राम था। यदि प्रत्येक छात्र केवल एक स्कूल बैग लेता है तो प्रत्येक स्कूल बैग का औसत वजन कितना होगा। तो यहाँ पर 35 छात्रों का टोटल वजन कितना है, बैगों का इतना है, और प्रत्येक छात्र एक ही बैग लेता है। तो यानी कि आपको एक बैग, देखो 35 बैग हो जाएंगे। ठीक है, 35 छात्र हैं और प्रत्येक जो है तो प्रत्येक छात्र एक ही बैग लेता है, यानी कि 35 बैग के जो कुल वजन क्या हो जाएगा यहाँ पर, वह इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब एक बैग की आपको निकालना है, एक बैग का वजन, तो आपका इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। 75 है यहाँ पर। ठीक है, 0.75 बटे आपका 35 हो जाएगा। सबसे पहले आप इसको 7 से डिवाइड करें, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 7×7=35 और 7×42। ठीक है, तो 6 बार जाएगा, बचेगा 2। अब 7×28 आपका हो जाएगा, बचेगा 1। 7×2=14, बचेगा 3। 7×5=35। ठीक है, और बटे में आपका नीचे 5 बचेगा, तो इसको आज आप सॉल्व करेंगे तो 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, 12, और पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 12 बचेगा 2, सॉरी बचेगा 4, 12×9=40, और आपका बचेगा 2, 5×25। ठीक है ना, 12.85 किलोग्राम का एक बैग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख, इसमें दोस्तों आपको निकालना है कि 0.16 और 0.64 के बीच का मध्यानुपात कितना होगा। तो इसका मध्यानुपात दोस्तों कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो मध्यानुपात 0.16 और बटे एक्स बराबर एक्स बटे 0.64। ठीक है, क्या कैसे ऐसे क्यों लिया कि 0.16 मध्यानुपात एक्स मानते हैं, और ये है, तो एक बार इनका अनुपात लेते हैं बराबर इनका अनुपात। ठीक है, तो यहाँ सर आप सॉल्व करेंगे तो x² बराबर आपका 0.16 मल्टीप्लाई आपका क्या होने वाला है 0.64। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको पॉइंट का अगर घोल घपला आप हटा देना, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके जो है तो जब 16 का वर्क करेंगे ना, 16 का रूट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे, इधर 4 आ जाएगा, इधर 8 आएगा, यानी कि 32 तो आपका आएगा। ठीक है, और आपका देखो 32 केवल ऑप्शन नंबर तीसरे में ही है, लेकिन आप पॉइंट भी आप समझ लें तो अगर देखो यहाँ पर 2 अंक बाद इसमें है और 2 अंक बाद इसमें दशमलव, यानी कि 4 अंक बाद है, लेकिन जब इसका रूट करेंगे तो आपका 2 अंक के बाद लग जाएगा। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर ये होगा। कैसे, तो यहाँ पर देखो 16 इंटू आप लिख सकते हैं 64 अब बटे 4 जीरो, है ना, ये चीज़। ठीक है ना, तो जब आप इनका क्या लेंगे, आप इसका वो लेंगे ना, ये चीज़ लेंगे, तो ऊपर 4×8 बचेगा और नीचे दोस्तों 200 ही बचेगा आपका। ठीक है, तो आपका 0.32 ही आंसर आएगा। बोला जा रहा है कि जो ऊपर दी गई श्रृंखला में बाएं से दाएं, ठीक है, यानी कि बाएं से दाएं क्रम में आपको जाना है। बाएं से दाएं क्रम को बदले बिना, यानी कि बाएं से दाएं ही आपको जाना है, बदले बिना ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी है जिनमें पहला अक्षर और दूसरा संख्या है। ठीक है, तो ऐसे कितने जोड़े हैं आपके, देखो ऐसे जोड़ों की संख्या। ठीक है, जोड़ों की संख्या कितनी है, देखो उस ऊपर दी गई श्रृंखला में बाएं से दाएं क्रम को बदले बिना ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी है जिनमें पहला जो है तो पहला अक्षर और दूसरा
संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप जब जाते हैं 5 और जे लेते हैं तो पहला अक्षर नहीं है तो ये नहीं होगा। जे जाते हैं तो पहला आपका अक्षर है, दूसरा संख्या नहीं है, ये भी नहीं होगा। ए में जाते हैं तो पहला अक्षर है, दूसरा संख्या, यानी कि ये वाला हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका ये भी नहीं होगा, उसके बाद आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गए, अभी तक ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, 3 हो गए। उसके बाद ये नहीं होगा आपका, और ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, ये, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पहले अक्षर है फिर नंबर है, ये भी हो जाएगा। 3 4 हो गए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तो कहीं है ही नहीं है। उसके बाद ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर कहीं भी बनना नहीं, क्योंकि नंबर ही नहीं है बाकी। क्यों? तो आपका केवल 4 ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिकोण उन लोगों को दर्शाता है, ठीक है, जिनके पास कार। देखो, अब यहाँ पर जब भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट आप किसको देखिए, क्वेश्चन को देखा करिए, आप ये ना पढ़ा करिए। ठीक है, हम भी ऐसे ही करते हैं। देखो, बोला जा रहा है कि जिनके पास सोना है उन लोगों की कुल संख्या कितनी है। जिनके पास, देखो, जिनके पास सोना है उन लोगों की कुल संख्या कितनी है, और जिनके पास तीनों में से केवल एक चीज है, यानी कि घर या कार या सोना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बोला जा रहा है कि उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास सोना है, तो सोना वाले को सबसे पहले पढ़ना है। तो आपका यहाँ पर देखो, अरे व्रत तो दर्शा ही रहा है ना, व्रत दर्शा रहा है, वो क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ से है क्वेश्चन। ठीक है ना, यहाँ से बोला गया उन लोगों की कुल संख्या कितनी है जिनके पास तीनों में से केवल एक चीज है, यानी कि घर, कार या सोना। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर घर, कार या सोना, केवल एक ही चीज है, वह क्या हो जाएगी, 1 और 6 और ये 7 वाला। ठीक है, यानी कि 1+6 प्लस आपका 7 आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, तो यही आपका सही है, 1+6+7। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, तो वह था असम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है कि एक्स की रैंक ऊपर से आपकी 15वीं है, यानी कि ऊपर से दोस्तों उसकी रैंक कितनी है, 15वीं है। यहाँ पर एक्स हो जाएगी। ठीक है, उसकी रैंक कितनी है, 15वीं। तो बोला गया है कि यदि कुल छात्र आपके 40 हैं तो कक्षा में एक्स से, एक्स के नीचे से तो क्या हो जाएगी, रैंक क्या हो जाएगी। ठीक है ना, अब दोस्तों जब टोटल दी है तो टोटल बराबर क्या होता है, टोटल 40 बराबर क्या होता है, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड से प्लस राइट साइड से। ठीक है ना, राइट साइड से, और माइनस क्या होता है आपका, 1 होता है, ये टोटल नंबर होता है। तो आपका जो है तो बाएं साइड से दिया है कितना, 15, और माइनस से 1 हो जाएगा 14, यानी कि इसमें जब 14 माइनस करेंगे तो राइट साइड से उसकी नीचे से क्या आ जाएगी, 26। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर्स का, इसको हटाइए, बाकी आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित जो आपकी एक योजना है ना, तो वो कौन सी है, फेम इंडिया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला यहाँ पर 1/338 में कैसे लिखेंगे आपसे पूछा गया है। तो कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, ये चीज़ लिखेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये बार लगा हुआ है। ठीक है ना, आप इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पर 1/300 ना, ठीक है, 1/300। तो देखो सबसे पहले अगर 1/100 को हटाइए और मल्टीप्लाई 1/3 है, तो 1/3 को क्या लिख सकते हैं आप, 0 पॉइंट कितना, 333, यानी कि 0.3 बार। ओके, और नीचे आप दोस्तों इसमें जो है तो 1/100 भी है, तो यानी कि दो अंक और छोड़ के 200 आ जाएगा, 1.003 के ऊपर बार। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर्स के, इसको हटाइए। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। तो दोस्तों सिरका तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है, एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा देखते हैं, सही है आपका एसिटिक एसिड। सिरका बनाने में दोस्तों एसिटिक एसिड का इस्तेमाल होता है। कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आकृति जब आप बनाएंगे फ्रेंड्स, तो देखो ये यहाँ से ऐसी, यहाँ पर तो ये मिलेगी ही मिलेगी, और आपकी कौन सी मिल जाएगी, आपकी ये भी जाएगी ऐसी। ठीक है ना, और आपकी ये भी मिलेंगी, और आपकी ये भी मिलेंगी। ठीक है ना, तो इस तरह से आकृति कौन सी बनेगी आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसी आकृति किसमें है, और आपकी जो है तो यहाँ पर एक चीज़ और हम भूल गए हैं, वो क्या बनेगी कि इस साइड से
यहाँ पर ये चीज़ भी बनेगी, ठीक है ना। तो ऐसा दोस्तों कहाँ पर है, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर चौथे में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व के समस्थानिक यानी कि आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या इतनी है, तो यदि इसके नाभिक में इतने न्यूट्रॉन हैं तो इनके परमाणु संख्या क्या होगी। यानी कोई भी दोस्तों एक आइसोटोप है, उसका द्रव्यमान संख्या अगर ये है, यानी कि उसका द्रव्यमान संख्या दोस्तों क्या होता है एटमों का, वहाँ पर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है कितने, एटॉमिक मास के, यानी कि 298 इसके बराबर हो जाएगा। बोला गया कि नाभिक में अगर इतने न्यूट्रॉन है तो इसके परमाणु संख्या क्या होगी, ठीक है। और जो परमाणु यानी कि एटॉमिक जो नंबर होता है ना दोस्तों, वो किसके बराबर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोस्तों क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से क्या निकाल लें, अगर प्रोटॉन की संख्या निकाल लेते हैं तो हमें एटॉमिक नंबर ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन दिया हुआ है आपका, तो प्रोटॉन की संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पर आपकी 298 माइनस का आपका 188, ठीक है। तो यहाँ से 8 और इधर 1 और इधर 1, ठीक है। यानी कि आपका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, 188, सॉरी 188 दिया हुआ है, यानी कि इधर 0 आएगा और इधर 1 और 1, यानी कि 110 आपका एटॉमिक मास हो जाएगा, ओके, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर देने के लिए कौन सा पर्याप्त है। बोला गया कि 4 जादूगर यू वी डब्ल्यू और एक्स 4 क्रमागत दिनों में एक थिएटर पर प्रदर्शन करेंगे। प्रत्येक एक अलग अलग दिन पर प्रदर्शन करेंगे लेकिन इसी क्रम में नहीं है। डब्ल्यू किस दिन प्रदर्शन करेगा, आपसे ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बहुत ही मज़ा आता है कराने में, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है। बोला जा रहा है कि 4 जादूगर हैं भी और यहाँ पर अलग अलग दिनों पे यहाँ पर वो आते हैं। बोला जा रहा है कि शो 1 फरवरी से शुरू होता है, तो जो शो है वह 1 फरवरी से शुरू होता है। अगर देखो 1 फरवरी से शुरू होता है ना, तो हम 1 फरवरी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। लगातार वो शो करते हैं चारों दिन, ठीक है, लेकिन अलग अलग दिनों में सभी करते हैं। बोला जा रहा है कि 4 जादूगर यहाँ पर, ठीक है, और शो 1 फरवरी से शुरू होता है और एक्स अगले दिन प्रदर्शन करता है। यानी 1 फरवरी को दोस्तों यहाँ पर शुरू होता है तो एक्स दूसरे दिन यहाँ पर आ जाएगा, प्रदर्शन करेगा। उसके बाद बोला जा रहा है यू, देखो पहले से तो हम निकाल नहीं सकते कि डब्ल्यू किस दिन प्रदर्शन करेगा, तो केवल पहला तो पर्याप्त नहीं है कथन। उसके बाद यू 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करता, तो यहाँ पर यू नहीं आएगा, ठीक है। तो यू यानी कि 3 में नहीं आएगा। आगे बोला जा रहा है यू और बी के प्रदर्शन के बीच कोई एक प्रदर्शन करता है, ठीक है। यानी कि यू और बी के प्रदर्शन के बीच कोई एक जब करेगा ना, तो आपका अगर यू यहाँ पर लेते हैं तो आपका भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर यू और बी के बीच कोई एक जो है तो प्रदर्शन करता है, तो आपको यू को यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। यू अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो आपका भी यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि यू और बी के बीच में कोई एक व्यक्ति प्रदर्शन कर रहा है। बचा हुआ काउंट डब्लू, यानी कि वह 4 तारीख को 4 फरवरी को वह प्रदर्शन करेगा, ठीक है ना। तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं कि दोनों का इस्तेमाल करके आप आंसर इसका ला सकते हैं, ठीक है। ना तो आप केवल दूसरे से ला सकते हैं, ना ही केवल पहले से ही ला सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कथन और 1 और 2 दोनों मिलकर पर्याप्त हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला गया है कि 1 और 2 दोनों साथ मिलकर सवाल का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। बड़ा बहुत ही दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं कई, ठीक है ना। तो हल्के में नहीं लेना, और पीडीएफ जिसको प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम चैनल में उसे जुड़ जाना, ठीक है। तो इसको जब देखेंगे तो ये आपका कहाँ पर जाएगा, ये आपका इधर तक आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आपका जो है तो ये कैसे मिलेगा, ठीक है ना, ये आपको कैसे मिलना चाहिए, ऐसे तो मिलेगा ही। और किस तरह से मिल सकता है आपका, इस तरह से, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर पहला ही देखो बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन अब। बोला जा रहा है कि यहाँ पर देखो बोर्ड मास के नियम से होना है इस क्वेश्चन को, और यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है आपका, 16 और प्लस का मतलब यहाँ पर आपका माइनस है 4, और माइनस का मतलब आपका यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई 3, और डिवाइड का मतलब क्या है आपका प्लस, और 8, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है आपका डिवाइड 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ से आपका 4 3 12 में 16 जाएंगे तो 4 और प्लस 8/6, यानी कि आपका 4/3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आंसर क्या होगा आपका 4 3 12 4 16/3, ओके। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। बोला जा रहा है कि कुछ बाघ बाघ शेर होते हैं, ठीक है, कुछ शेर बाघ होते हैं, तो कुछ आपके शेर क्या होते हैं, कुछ शेर आपके बाघ के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद बोला जा रहा है कुछ बाघ हाथी होते हैं,
तो कुछ बाघ क्या होते हैं, हाथी होते हैं, ये भी बोला जा रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है कि सभी हाथी बंदर हैं, ठीक है, तो सभी हाथी किसके अंदर हैं, बंदर के अंदर। उसके बाद बोला जा रहा है कि सभी बंदर मानव है, तो सभी बंदर किसके अंदर आ जाएंगे, मानव के अंदर, ठीक है। अब बोलेगा का निष्कर्ष देखते हैं, कुछ मनुष्य बाघ हैं, तो कुछ मानस यानी कि मानव ही क्या है, बाघ हैं। तो देखो ये मानव के, देखो अब कलर चेंज कर लेते हैं। देखो ये मानव की ही ये सर्कल है, तो यहाँ तक गया ना, यानी कि ये वाला पार्ट क्या है, मानव और बाघ का कॉमन है, यानी कि ये पहला तो राइट हो जाएगा। कुछ बंदर बाघ होते हैं, ठीक है, तो कुछ बंदर बाघ होते हैं, बंदर का ये वाला सर्कल है, ठीक है, बंदर का ये वाला सर्कल, ये भी दोस्तों बंदर को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, सॉरी बाघ को क्रॉस कर रहा है, यानी कि बाघ और बंदर भी यहाँ पर मिले हुए हैं, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा और दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे फिर से वही खतरनाक क्वेश्चन है, आप इसको फिर से कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, बाकी आप कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसका देखो क्वेश्चन निकल गया, इसको आपको एलसीएम बताना है। तो सब देखो मैं एलसीएम कैसे करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, देखो 34 लिखा है ना, तो सबसे पहले इसको ऐसे तोड़ना, 17 दूनी 34 तो टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 17 अपना 85 होता है, 17 तो आपने एक बार ले लिया, अब बचा हुआ 5 आप भी ले लें, ठीक है, 17 अपना 85 ले लिया। और 17 छक्का 102 होता है, तो 17 से पहले 17 पहले ले लिया, 6 बचा, और 6 में से आपने 2 भी एक बार ले लिया, ठीक है। तो अब बचेगा आपका क्या, 3, 3 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 10 इधर से आ जाएगा, मल्टीप्लाई 17 × 51, ठीक है, तो 510 आपका एलसीएम आ जाएगा। इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। अब इसका यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो देखो कोस कोस कोसेक थीटा का मान निकालना है, और ये बराबर आपका प्लस कोट थीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों एक प्रमेय लगती है, वो क्या लगती है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है ना। तो यहाँ पर जब दोस्तों आप करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक बार दोस्तों ये प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो कोसेक, ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर नहीं बोलेंगे, ठीक है, कोट थीटा, एक बार माइनस में ले लिया, एक बार प्लस में ले लेंगे, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी जो प्लस वाली की वैल्यू आपकी 2 है, यानी कि इस माइनस वाली की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो कोसेक थीटा प्लस, सॉरी माइनस आएगा ना, माइनस माइनस आपका कोट थीटा, ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा, 1/2 के, ठीक है, क्योंकि अगर इसका मान आप 2 रखते हैं ना, तो इसका मान क्या आ जाएगा, बटे में 2 चला जाएगा। तो आप कोसेक की वैल्यू निकालना है कि जिसको जब आप जोड़ देंगे इनको, कोसेक कोट कट जाएगा, 2 कोसेक थीटा बराबर आपका यहाँ से 3/2 आ जाएगा, यानी कि कोसेक थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाने वाली है, यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू 3/4, ठीक है ना। तो 3/4 आ रहा है, तो कहीं पे कोई गड़बड़ की है क्या, नहीं 3/2 नहीं आएगा, जब 2 + 1/2 करेंगे तो आपका 5/2 आएगा, 5/2 यानी कि 5/4 आएगा, यानी कि आपका आंसर 1.25 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज का आधार, तो एक त्रिभुज का आधार यहाँ पर दिया हुआ है, एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के समान क्षेत्रफल वाले, यानी कि क्षेत्रफल समान है उनका और एरिया समान है, समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज यहाँ पर उसके आधार का 5/6 भाग है, ठीक है, यानी कि उसका अगर त्रिभुज का बेस अगर 5 है, 5x मानते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 6x। ओके, और इनका एरिया दोस्तों अब बराबर करना होगा, तो त्रिभुज का हम मान लेते हैं, जो यहाँ पर हाइट क्या है h1 है, और समांतर चतुर्भुज की हाइट क्या है h2 है, ठीक है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ही निकालना है त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज की। तो यहाँ पर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट h1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का एरिया, ये बराबर कर दिया हमने। तो यहाँ से h1/h2 जब आप निकालेंगे तो x से x तो कट जाएगा आपका, और उधर बचेगा 6, और इधर क्या आ जाएगा आपका 5, ठीक है, और ऊपर चला जाएगा 2, यानी कि 12/5 आपका
त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज की हाइटों का अनुपात आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है। ठीक है, तो बाली तो दोस्तों आपका इंडोनेशिया में है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। और फिजी भी दोस्तों एक अलग है, ये सेंटोरिना द्वीप ये भी अलग है। लेकिन जो हवाई द्वीप है वह क्या है दोस्तों, अमेरिका के ही द्वीपीय राज्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा। तो आंसर देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 27 है, 27:65 है, यानी कि आपका 64, 64 बराबर यहाँ पर क्या आएगा, 64 की जगह क्या लिखेंगे। ठीक है, तो अगर 27 को आपको 65 बनाना है तो कैसे बना सकते हैं आप, वो देखिए कैसे बनाएंगे बताओ। देखो मेरे हिसाब से क्या इनने किया है कि 3 का क्यूब किया है। ठीक है, 3 का क्यूब 27 होता है, फिर उसके बाद 4 का क्यूब करते हैं ना अगर हम, तो 64 होता है, प्लस 1 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर यही करके देखते हैं ये किसका क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है। ठीक है, अब 4 का क्यूब अगला क्या क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब और प्लस 1 भी करना है, यानी कि 125 प्लस 1 यानी कि 126 ऑप्शन में होगा तो राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला है 126 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वह कौन सा कथन लागू होगा। ठीक है, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्नलिखित कौन सा कथन लागू होगा। तो निकाय 1 मीटर की त्वरण से गति करेगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर आप क्या निकाल लें, फोर्स बराबर आपका क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन होता है। तो फोर्स आपका 10 है और यहाँ पर आपका मास 10 है, यानी कि एक्सलेशन आपका क्या निकल आएगा, ए बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहीं पर देखो पहले ही ऑप्शन है कि निकाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति करेगा, तो पहला ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। बोला जा रहा है कि प्रियंकुर की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रियाना की आयु के 3 गुने से 7 वर्ष कम है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रियंकु ले लेते हैं और यहाँ पर रिहाना ले लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि रिहाना की आयु के 3 गुना से, यानी कि रिहाना की अगर उम्र एक्स है तो इसकी 3 गुना लेते हैं और उसमें से 3 गुना से 7 वर्ष कम है। ये हमने जैसा क्वेश्चन बोला वो कर दिया। बोला जा रहा है कि अब से 16 वर्ष बाद प्रियंकुर की आयु रिहाना की आयु की 150 होगी। ठीक है, यानी कि अब से 16 वर्ष बाद, यानी कि प्लस 16 करेंगे, प्लस 16 यहाँ पर और प्लस 16 यहाँ पर, कितनी हो जाएगी, 150 गुनी। ठीक है, यानी कि 150 यानी कि 3/2 हो जाएगी। किसकी उम्र, प्रियंकुर की उम्र रिहाना की उम्र की, रिहाना की अगर 2 है तो इसकी 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे किससे, क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, सॉरी लड़ाई कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 6x। ठीक है, 6x माइनस 14 और माइनस का आपका क्या हो जाएगा आपका 3x। ठीक है, और बराबर में आपका क्या हो जाएगा, इधर से क्या बचेगा आपका 3x माइनस 14 और बराबर में क्या होगा कि एक बार इनका इनका मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 16 ही आएगा। ठीक है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी 10 आएगी, 10 आएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये 30 बनेगा बट्टे 3 करेंगे 10, एक्स की वैल्यू 10 आ गई। तो बोला जा रहा है कि प्रियंकुर की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु ये थी, तो यहाँ पर 10 3 30 माइनस 7 यानी कि 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि एक पंप भरे टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कोई एक पाइप ए है और वो 4 घंटे में भर सकता है पंप टैंक को, और परंतु एक रिसाव के कारण 5 घंटे में भरा। ठीक है, तो एक रिसाव है यानी कि तो कोई ए और दूसरा पाइप बी जो रिसाव करने वाला है, तो दोस्तों दोनों मिलकर क्या 5 घंटे में भर रहे हैं। तो टोटल हम क्षमता मान लेते हैं 20, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 5 ए की, और ए और बी की आ जाएगी इफिशियंसी 4। ठीक है, 4 ए की 5 है और तो बी की कितनी हो जाएगी माइनस के 1, क्योंकि यहाँ पर 5 टोटल 4 आ रही है, ए की पहले से 5 है तो बी की हमें माइनस की 1 लाने की, माइनस की 1 की इफिशियंसी से वह खाली करेगा। तो बोला जाएगा कि भरे हुए टैंक को खाली करने के लिए रिसाव को कितना समय लगेगा, तो 1 की इफिशियंसी से 20 यूनिट खाली करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, 20 घंटे ही आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका 20 घंटे ही आएगा, यहाँ पर गलत दिया है, ऑप्शन नंबर पहला ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है। ठीक है ना, तो लहरों से घिरी हुई एक जो है, देखो मान लेते हैं कि ये जैसे तालाब है, तो ये दोस्तों लहरें उसमें उठती रही नहीं उठती रही हैं, उठती है ना। और यहाँ से दोस्तों एक यहाँ पर जैसे नाव है ना, तो यहाँ पर जैसे एक नाव यहाँ पर है और इसको दोस्तों एक रस्सी के माध्यम से यहाँ पर लंगर से बांध देते हैं, ये बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि जिनकी तरंग दैर्ध्य यहाँ पर कितनी है, 1.25 है। ठीक है, यानी कि ये चीज़ें, ये वाली चीज़ क्या है, इसकी डिस्टेंस क्या है आपकी
125 मीटर है। तो चलती तरंगों के चढ़ाव की गति आपकी क्या है, गति क्या है तरंग की, गति आपकी 25 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, तो आपका वेग क्या है, जो तरंग का वेग वेग बराबर क्या हो जाता है आपका, v बराबर आपका लेमडा यानी कि तरंग दैर्ध्य इंटू क्या हो जाता है आपका फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी आपको निकालना है, वेग आपका 25 है इंटू आपका 125 इंटू एफ। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी, एफ की वैल्यू 1.5 1/5 यानी कि एफ की वैल्यू 0.20 हर्ट्ज। ठीक है, HZ। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि श्रीमान एक्स की दो बहनें वाई और जेड हैं। ठीक है, तो श्रीमान एक्स यानी कि एक्स जो तो मेल हो जाएगा और वाई और जेड उसकी बहनें हैं दोनों। उसके बाद बोला जा रहा है कि और डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन है। वाई के पिता कौन हो जाएंगे, इधर मान लेते हैं वाई के पिता की बहन कौन है, डब्लू की माँ वाई के पिता की। ठीक है, तो डब्लू की माँ यहाँ पर ले लेते हैं वाई के पिता की बहन है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ बन जाएगी। बोला जा रहा है डब्लू की माँ एक्स। ठीक है, तो डब्लू की माँ एक्स की डैश है, तो डब्लू की माँ ये हो जाएगी। तो एक्स की कौन लगेगी, एक्स के पिता की माँ कौन लग जाएगी, उसकी माँ ही लगेगी एक्स की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मदर ही होगा। ठीक है, मदर नहीं होगा, चाची मौसी बुआ, अरे भाई साहब, अरे ये पति पत्नी थोड़ी हैं, ये जो तो बहन है ना, बहन हुई ना। बोला जा रहा है कि जो डब्लू की माँ जो डब्लू की माँ है ना, वो वाई के पिता की बहन है। ठीक है, यानी कि ये भाई बहन है ना कि पति पत्नी। इसलिए दोस्तों वहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, आंटी आएगा, यानी कि बुआ मौसी बुआ चाची कुछ भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है, ये आपको बताना है कि पहला ऑप्शन है कि हाँ बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है जबकि बेकिंग पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट है, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होता। ठीक है, आपका होता क्या है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि आपका जो बेकिंग सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। उसमें जब आप दोस्तों क्या कर देते हैं कि टाटरी का मिला देते हैं ना, तो वह दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। ठीक है ना, और पहले उस जब बेकिंग सोडा में आप टाटरी का मिला देते हैं तो क्या बन जाता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो ये आपका केवल दूसरा ही ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि देखो ऊपर दी गई यहाँ पर है और अंकों में को दर्शाती है, प्रत्येक विषय में कुल 100 अंक हैं। पी में चारों छात्रों के औसत अंक क्या हैं, तो पी में चारों छात्रों के औसत अंक आपको बताना है पी में। तो यानी कि आप यहाँ पर हम मान लेते हैं औसत 60 है, और तो यहाँ पर 10 ज़्यादा है। ठीक है, और प्लस यहाँ पर -5 है, 55 है क्योंकि -5 हो जाएगा, प्लस 0 और प्लस 30। ठीक है, और बटे में आपका क्या करना होगा, कितने हैं, 4 हैं। तो इधर से क्या आएगा आपका, देखो 60 प्लस इधर से 5 हो रहा है यानी कि 35/4। तो आपका 240/35 करेंगे, 240 प्लस 35 यानी कि 275/4 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 275/5 करेंगे तो आप 2 छक्का 24, बचेगा यहाँ पर 15, तो 4 3 12। ठीक है ना कि 64 के आसपास लगभग आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, तो आपका 68.75 दिया हो ना, तो कोई गलती तो नहीं की हमने। देखो शायद हमने गलती की है, क्यों कि 4 6 24 24 है ना, 35 से बचेगा ना, 4 बटी 32। ठीक है, 68 पॉइंट ही आएगा, 32 बचेगा यानी कि बचेगा 3 आपका फिर, तो यानी कि 30 हो जाएगा। तो फिर आपका 7 पर 8 बार लगभग आएगा। ठीक है ना, तो आपका 68.75 ही आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। बोला जा रहा है कि तत्वों एफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और इंस्टीटाइन को समान किस रूप से जाना जाता है, तो ये दोस्तों हैलोजन तत्व होते हैं। आधुनिक और सारणी के दोस्तों 17वें समूह में इनको रखा जाता है। ठीक है, और जो 18वें में रहते हैं उनमें नोबेल गैसें रखती हैं, अक्रिय गैसें। 17वें में कौन सी रहती है, हैलोजन गैसें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिरर इमेज फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर आपका जो यहाँ तो देखो ये तो एस का सेम टू सेम लिख दिया, तो ये तो होगा नहीं। और इसमें देखो और क्या अंतर है, यू को उल्टा कर दिया, ये भी नहीं होगा। और इसमें से अंतर मैं देखता हूँ। ठीक है ना, अंतर देखने में आसानी से हो सकता है। और इधर पर है अभी तक तो सही है, सेम है, लेकिन यहाँ पर 1 है, इधर आई सिंपल लिख दिया है।
लेकिन यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर देखो 1 ही है, यानी कि ये आई वाला नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसको अच्छे से किया होगा पेपर को, और जितने लोग भी नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और जल्दी दोस्तों हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की क्लासें भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।